हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक डिस्कस किया था बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है, बेटा ये हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, वो है कि ग्रुप 18 एलिमेंट की बेटा अब हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा डिस्कस कर रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेटा उस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा दैट इज मेल्टिंग पॉइंट या बेटा बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूल के बीच में, एटम के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब आपको ये भी पता है कि जो नोबल गैसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, मैंने आपको ये भी बताया था बेटा इन सभी में जो अट्रैक्शन होता है ना बेटा वो वंडरवाल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है बताओ? वंडरवाल फोर्स। और आपको पता है वंडरवाल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है, लेकिन फिर भी भाई सभी में वंडरवाल फोर्स लगेगा। ठीक है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा वंडरवाल फोर्स किस में लगेगा? और जिसमें वंडरवाल फोर्स ज्यादा लगेगा इसका मतलब वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बेटा वंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है साइज के ऊपर। जितनी साइज बड़ी होगी उतना ही वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। आप कहोगे सर कैसे? बेटा वंडरवाल फोर्स को आप ऐसे समझो, मान लो बेटा एक मॉलिक्यूल है, ये मैं कहता हूँ ये नियोन का एक एटम है, ये दूसरा एक एटम है, भाई इनके बीच में वंडरवाल फोर्स लगेगा। तो वंडरवाल फोर्स में एक अगर मॉलिक्यूल एटम पे पॉजिटिव इनसाइड पॉजिटिव है, दूसरे के इनसाइड में नेगेटिव, यहाँ पे 3 अट्रैक्शन हो रहे हैं। लेकिन बेटा जब साइज बढ़ेगी तो एक मॉलिक्यूल के इनसाइड में 1 2 3 4 पॉजिटिव है, दूसरे के इनसाइड बेटा 1 2 3 4 नेगेटिव है। तो बताओ नंबर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए नहीं बढ़ गए? तो साइज बढ़ते जाएगी तो ऐसे अट्रैक्शन भी तो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब, और आपको पता है जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो तो साइज तो बढ़ रही है। अगर साइज इंक्रीज करेगी बेटा तो वंडरवाल फोर्स भी इंक्रीज करेगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहां पर कि जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे साइज बढ़ती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मोलिकुलर वेट बढ़ता है। ठीक है। उसके बढ़ने से बताओ क्या बढ़ेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बढ़ने से बताओ भाई क्या इंक्रीज करेगा? मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो, ये बेटा यहां पर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? हीलियम से ज्यादा नियोन, क्योंकि साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है मोलिकुलर वेट भी तो बढ़ता है बेटा। तो आप साइज के टर्म्स में बोल सकते हो या मोलिकुलर वेट के टर्म्स में भी। हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर बेटा क्रिप्टॉन, फिर बेटा जिनोन, फिर बेटा रेडॉन। ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो बेटा, ठीक है, साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे बढ़ते जा रहा है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो हमारे पास है बेटा डेंसिटी। ठीक है। अब डेंसिटी क्या है? आप सिंपली कह सकते हो सर डेंसिटी तो सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इट मीन्स आपको पता है डेंसिटी मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बेटा वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि डायरेक्टली है, या फिर जब वॉल्यूम घटेगा तब भी डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर है बेटा। और हमेशा याद रखना बेटा हम किसी भी ग्रुप में, हमारे पास बेटा 18 ग्रुप हैं, हम किसी भी ग्रुप में जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, ठीक है बेटा, तो दोनों चीजें बढ़ती हैं, मास भी बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेकिन बेटा मास ज्यादा इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन मास इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम।
हमेशा याद रखना बेटा, आप किसी भी ग्रुप में, जब बेटा आप किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आओगे, मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ेगा? मास। अब बताओ, अगर मास ज़्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। आई बात समझ बेटा? तो हम बोल सकते हैं बेटा, जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, मास ज़्यादा इंक्रीज करता है वॉल्यूम से, इसीलिए जो बेटा डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी। डेंसिटी बताओ भाई क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो आप कहोगे सर डेंसिटी का ऑर्डर बता दो, तो हीलियम से ज़्यादा नियोन, नियोन से ज़्यादा आर्गन, आर्गन से ज़्यादा क्रिप्टॉन, उससे ज़्यादा बेटा जिनोन, उससे ज़्यादा रेडोन। क्लियर? जनरली हम रेडोन के बारे में बात नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ये रेडियो एक्टिव नेचर का है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें बेटा, वो है सोल्यूबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कि भाई ये जो गैसेस है, आपको ये तो पता है, ये सभी कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैसेस हैं। ठीक है। तो ये वाटर में इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है? दैट इज सोल्यूबिलिटी इन वाटर। ये बेटा चेक करते हैं अब। बेटा अगर सोल्यूबिलिटी इन वाटर की बात करें बेटा, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, हीलियम से नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे बेटा, सोल्यूबिलिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है। मैं लिख सकता हूं बेटा, जैसे जैसे मैं टॉप से बॉटम की तरफ आऊंगा, यहां पर जो बेटा सोल्यूबिलिटी है वो बेटा इंक्रीज करेगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्यों इंक्रीज करेगी? तो इसके पीछे रीजन है कि भैया जैसे हम टॉप से बॉटम पे आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो साइज बढ़ रही है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, साइज तो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है साइज? बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। बेटा साइज बढ़ती है तो डिस्टोर्शन बढ़ता है, ये समझाता हूं मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन बढ़ जाता है। ठीक है। और जब डिस्टोर्शन बढ़ेगा बेटा, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। और जब बेटा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, डिस्टोर्शन बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। और जब बेटा पोलराइजेबिलिटी है बेटा, जब ये बढ़ेगी, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से मोर इंड्यूस्ड डाइपोल। अब मैं आपको समझाता हूं ये सारी चीजें। ठीक है। देखो बेटा, अब आप कहोगे सर डिस्टोर्शन का मतलब क्या है? देखो बेटा डिस्टोर्शन का मतलब क्या है, आप बताओ। जब आप किसी चीज़ को पानी में डिजोल्व कर रहे हो, तो भैया मान लो कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और आपको बताओ वाटर पोलर है। वाटर तो पोलर है ना भाई, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेटा, OH, इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं बेटा। ठीक है। और ये बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री का। शेप होती है बेंट, बोल सकते हो बेटा आप इसको, या बेटा आप इसके शेप बोल सकते हो वी शेप, या बेटा आप इसको बोल सकते हो एंगुलर शेप। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितनी होती है इसकी? sp3। ये इसकी बेटा कुछ जनरल बातें हैं। अब आपको पता है वाटर पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन की ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इस पे चार्ज कैसा होगा बताओ? पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। भाई जब आप वाटर की बात करोगे, तो ये जो ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसको बेटा मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये पोलर है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। ये बेटा आपके पास कोई एटम है, मान लो नोबल गैस का, हीलियम, नियोन, कुछ भी लगा लो आप, ये मैंने बड़ा सा रिप्रेजेंट किया है। अब बताओ ये हीलियम है या नियोन है या आर्गन है, कुछ भी लगाओ आप, हीलियम या नियोन या आर्गन, जो भी नोबल गैस है। अब ये क्या करेगा? अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना बेटा, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में एक सिमेट्रिकल फैशन में घूम रहे हैं। ठीक है। लेकिन बेटा जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज, भाई इलेक्ट्रॉन तो इन्हीं ऑर्बिट में ही तो घूम रहे हैं, और जैसे ही बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक आएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। और जब खींचेगा तो क्या होगा? खींचेगा तो बेटा ये हो जाएगा बहुत कम टाइम के लिए, एक पोर्शन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और दूसरे पोर्शन में बताओ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब बात आती है, अच्छा इसी को हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, एक सिमेट्रिकल पैटर्न में घूम रहे थे, कोई भी डिस्टोर्शन नहीं था। ठीक है बेटा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था। यहां पर पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसने इनको डिस्टोर्ट कर दिया। ठीक है ना बेटा। अब डिस्टोर्ट करने से क्या हो गया? एक तरफ इलेक्ट्रॉन, भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ही तो खींचेगा, तो बहुत कम टाइम के लिए एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया। अब जो डिस्टोर्शन है ना बेटा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फजन्स रूल।
तो उसमें जितनी बड़ी साइज होती है उतना ही जल्दी से जो क्लाउड है ना इलेक्ट्रॉन का, वो जल्दी से डिस्टोर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब आपको पता है हीलियम से बड़ी साइज नियोन, तो नियोन में इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना बेटा और आसान है। फिर उसके अलावा आर्गन और साइज बढ़ गई, तो इट मीन साइज बढ़ती है तो डिस्टोर्शन करना उतना ही आसान हो जाता है। क्लियर। और ओबियसली बात है बेटे, डिस्टोर्शन होने से देखो एक डाइपोल यहां पर भी तो इंड्यूस हो गया। पहले तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, मतलब इसमें कोई भी डाइपोल नहीं था, ठीक है बेटा। लेकिन अब यहाँ पे एक तरफ बहुत कम टाइम के लिए पार्शियल नेगेटिव, दूसरे की तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। पोलराइजिबिलिटी मतलब बेटा क्या हो गया, ये पोलराइज हो गया। एक पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये कौन है भाई, एच पॉजिटिव एच नेगेटिव, अरे भैया ये वाटर है, वाटर तो पोलर है। और जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्शन करेगा, जितना ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करेगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, मतलब उतना ही वो ज़्यादा पोलराइज हो रहा है, मतलब उतना ही ज़्यादा उसके अंदर डाइपोल, डाई मीन्स टू, पोल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उतना ही बेटा उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है बेटा। तो डिस्टोर्शन साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज बढ़ेगी डिस्टोर्शन बढ़ेगा, डिस्टोर्शन बढ़ेगा तो पोलराइजिबिलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ज़्यादा इंड्यूस डाइपोल होगा। ये डाइपोल इंड्यूस पहले यहाँ पर नहीं था बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बाद में इंड्यूस हुआ है, ठीक है बेटा। तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, यही बढ़ जाती है, बिकॉज साइज बढ़ती है उससे डिस्टोर्शन बढ़ता है, उससे ज़्यादा पोलराइज होगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है भाई। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो हमारे पास है बेटा लास्ट इसकी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में रिएक्टिविटी, दैट इज रिएक्टिविटी। अब बेटा जब मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं ना, तो ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। पहला पॉइंट में इसमें यही लिख सकता हूं, ये क्या है बेटा, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब बताओ ये एलिमेंट बहुत कम रिएक्टिव, बताओ क्यों है, बिकॉज बेटा इनकी क्या कंप्लीट है, बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम की तो डुप्लेट कंप्लीट है, बाकी इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा फिर भी जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आओगे, वैसे वैसे बेटा रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्यों, बिकॉज आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होती जाती है, ठीक है बेटा। और मैं कह सकता हूं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, हीलियम से ज़्यादा नियोन, नियोन से ज़्यादा आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद बेटा जिनोन, उसके बाद रेडोन एटसेट्रा। मैं आपको कह सकता हूं कि हीलियम नियोन आर्गन ये कभी रिएक्शन करते ही नहीं है। मैं बोल सकता हूं दैट इज इनर्ट इन ऑल कंडीशन, इनर्ट इन ऑल कंडीशन, ये बेटा आपको सभी कंडीशन में इनर्ट मिलेंगे। बेटा क्रिप्टॉन और जिनोन ये कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। क्रिप्टॉन भी कंपाउंड बनाता है और जिनोन भी कंपाउंड बनाता है बेटा। तो ये बेटा इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं कि भाई एक्चुअली में नोबल गैस के कंपाउंड की शुरुआत कहां से होती है बेटा। तो अब जो बेटा मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो है दैट इज कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है भाई, कि जो नोबल गैस है इनके कंपाउंड की शुरुआत कहां से होती है। अब बेटा मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील बर्टलैट, नील बर्टलैट, ठीक है बेटा। वो लैब में बेटा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो बेटा लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और जो बेटा ऑक्सीजन, उसको पता था कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये बेटा आपके पास है दैट इज 1175 किलो जूल पर मोल। और उसको ये भी पता था कि जो जिनोन है ना, इसकी बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1170 किलो जूल पर मोल, मतलब ऑक्सीजन से 5 किलो जूल कम। अब बेटा वो ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहा था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, PTF6, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। ये बेटा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है।
उसने देखा कि ये आपको पता है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद का रिडक्शन करवाएगा। तो ये PTF6 बेटा क्या करवा रहा है, ये बेटा जो O2 है इसको तो बेटा ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो बताओ O2 किस में कन्वर्ट हो गया, O2 पॉजिटिव में, ठीक है बेटा, और ये कन्वर्ट हो गया दैट इज PTF6 नेगेटिव में, खुद को रिड्यूस करेगा। भाई भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वही होता है ना जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए, खुद को रिड्यूस करवाए। ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा यही करता है, ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। और बेटा ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं ना, तो यहां पे आपको पता है ये इसको ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे, ये कंपाउंड बन गया, ये एक आयोनिक कंपाउंड बना। आयोनिक कंपाउंड का मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। इसको हम बोल सकते हैं, इस कंपाउंड को हम बोल सकते हैं बेटा, इस कंपाउंड का नाम दैट इज डाइऑक्सीजिनिल, दैट इज बेटा डाइऑक्सीजिनिल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, ये बेटा कंपाउंड बना डाइऑक्सीजिनिल। यहां पर देखो आप अच्छे से, डाइऑक्सीजिनिल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, ये बेटा एक कंपाउंड बना, ठीक है। अब उसको आइडिया आया, किसको आइडिया आया बेटा, नील बर्टलेट को, कि अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन करवा सकता है, ठीक है, तो ये जिनोन का भी ऑक्सीडेशन करवा सकता है। और जैसे ये ऑक्सीजन का कंपाउंड बना, आयोनिक कंपाउंड बना बेटा, कंपाउंड है बेटा ये, कौन सा कंपाउंड, डाइऑक्सीजिनिल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, तो वैसे ही जिनोन का भी कंपाउंड बन सकता है। तो उसने कहा क्यों ना कोशिश की जाए, तो उसने बेटा यही किया। अब एग्जैक्टली यहां पे ऑक्सीजन की जगह जिनोन आएगा। अब देखो बेटा क्या होता है, जिनोन अब बेटा रिएक्शन करता है PTF6 के साथ। वही बात है बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन तो वैसे ही होगी, ये खुद को रिड्यूस करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, ठीक है बेटा। बिकॉज यहां पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग O.A ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो, या बेटा इसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम होता है बेटा ऑक्सीडेंट। तो बेटा अब ये बनेगा दैट इज Xe पॉजिटिव एंड बेटा PTF6 नेगेटिव, ये कंपाउंड बन गया बेटा। ये भी क्या है, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका नाम है बेटा दैट इज जिनोन, दैट इज जिनोन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, ठीक है बेटा। अब इसको हो गया कि हाँ भाई ये कंपाउंड बन चुका है। तो बेटा जो नोबल गैसेस का पहला कंपाउंड बना था वो बेटा नील बर्टलेट ने ही बनाया था 1962, मार्च 1962, मार्च 1962 के अंदर नील बर्टलेट ने ही बनाया था बेटा ये। और शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि एक्चुअली में वो नोबल गैस की रिएक्शन नहीं करवा रहा था, वो तो ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहा था। लेकिन उसको मालूम था कि भाई जितना आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑक्सीजन की है उतनी नियरली जिनोन की भी है। तो जब अगर ये PTF6 ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करवा सकता है तो भाई जिनोन को भी ऑक्सीडाइज करवा सकता है। तो यहां से बेटा कंपाउंड बना पहला, जिसका नाम है जिनोन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। अब क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मैं बता देता हूं, क्वेश्चन यही आता है कि बताओ भाई जो फर्स्ट कंपाउंड बना वो कौन सा था, ठीक है बेटा। नेम द, क्वेश्चन आएगा बेटा, या कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आता है बेटा। नेम द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जिनोन, बताओ जिनोन का पहला कंपाउंड कौन सा था। तो आपका आंसर है हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। कैसे बना ये पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। अब बेटा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए, मैं लिख देता हूं यहां पर। आफ्टर दिस ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स of genome are formed। बेटा बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए, लेकिन बेटा मैं आपको बता देता हूं जिनोन के जो मेनली कंपाउंड है वो बेटा ऑक्सीजन के साथ है या फ्लोरीन के साथ है। बिकॉज ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताओ ऑर्डर क्या होता है, फोन। आप कहोगे सर फोन, FON फोन भैया, FON फोन।
मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, रिएक्टिव भी है नो डाउट, इनकी रिएक्टिविटी भी अच्छी होती है बेटा, खासकर फ्लोरीन की। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ठीक है बेटा, इसीलिए जिनोन के जितने भी कंपाउंड है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही हैं। अब मैं बेटा तीन टाइप के कंपाउंड है जिनोन के। ठीक है, 3 टाइप ऑफ कंपाउंड। आप कहोगे सर वो तीन कौन कौन से टाइप के कंपाउंड है? एक तो बेटा जिनोन के फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है, तो बेटा उनको हम बोलेंगे दैट इज जिनोन फ्लोराइड्स। जिनोन फ्लोराइड्स। ठीक है बेटा, इसमें 3 ही कंपाउंड बनते हैं जिनोन के फ्लोरीन के साथ में, या तो बनता है XCF2, या बेटा बनता है XCF4, या बेटा बनता है XCF6। 3 ही प्रकार के कंपाउंड। दूसरे जो बेटा कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं दैट इज जिनोन ऑक्साइड्स। जिनोन ऑक्साइड्स। ठीक है बेटा, इसमें बेटा हमारे पास 2 ही कंपाउंड बनेगा ऑक्साइड के, या तो XeO3 बनेगा या बेटा XeO4, जिनोन ट्राइऑक्साइड या जिनोन टेट्राऑक्साइड। जो बेटा थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है बेटा कि फ्लोरीन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी हो, तो इसको हम बोलते हैं बेटा जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। बेटा एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, आप कहोगे सर जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों रिएक्शन करें तो हम ऑक्सी को पहले क्यों लिख रहे हैं, फ्लोरीन को बाद में क्यों लिख रहे हैं, फ्लोरी ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा, फ्लोरी ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? याद रखना बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पहले लिखा जाता है। ठीक है, सर्टेन एक्सेप्शन को छोड़ के, कुछ अगर एक्सेप्शन छोड़ दें तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाद में। तो आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन बाद में। कुछ एक्सेप्शंस तो हैं बेटा। अब बेटा इसमें बताओ कौन कौन से होंगे हमारे पास? इसमें बेटा हमारे पास होगा दैट इज XeOF2। बेटा कंपाउंड बनेगा XeOF4। आप देख सकते हो ऑक्सीजन भी आ रहा है और बेटा फ्लोरीन भी, ऑक्सीजन भी आ रहा है और बेटा फ्लोरीन भी आ रहा है। और बेटा एक हो गया XeO2 बेटा F2। ठीक है बेटा, अब इन कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिन्हों उनके यूज़ पढ़ेंगे, ये बेटा ग्रुप फिनिश करेंगे, कुछ टाइम लगेगा बेटा इसमें। तो अभी बेटा आप यहीं तक करो, फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो या बेटा लाइव क्लास जैसा भी होगा, अगर बेटा लाइव क्लास नहीं होती तो आपको वीडियो मिलता रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक है बेटा।